हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैटेकोलामाइंस। ठीक है, तो कैटेकोलामाइंस जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्या इनका मेटाबॉलिज्म है, कैसे ये सिंथेसाइज्ड होते हैं इन आवर बॉडी, कैसे ये मेटाबॉलाइज्ड होते हैं, ठीक है, क्या क्या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो इसके अंडर हम ये सब जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेकोलामाइंस जो हैं, adrenal medulla is an extension of sympathetic nervous system called sympathetico एड्रीनल सिस्टम। ठीक है, जो हमारे ब्रेन में एड्रीनल जो मेडुला है, ठीक है, एड्रीनल मेडुला वो क्या है, वो एक्सटेंशन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। ठीक है, हमारे 2 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं, सिंपैथेटिक, असिंपैथेटिक। ठीक है, तो सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो एक्सटेंशन है वो है एड्रीनल मेडुला। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, सिंपैथेटिको एड्रीनल सिस्टम। ठीक है, और हमारे एड्रीनल मेडुला में से 2 हार्मोन जो हैं वो निकलती हैं। क्या नाम है उनका, एक का नाम है एपाइनफ्राइन और दूसरे का नाम है नोरएपाइनफ्राइन। एपाइनफ्राइन को एड्रीनालिन भी कहते हैं, नोरएपाइनफ्राइन को नोरएड्रीनालिन भी कहते हैं। ठीक है, तो एड्रीनल मेडुला जो है वो एक्सटेंशन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, जिसको सिंपैथेटिको एड्रीनल सिस्टम भी कहते हैं। इसमें से 2 हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, द वन इज़ एपाइनफ्राइन एंड अनदर वन इज़ नोरएपाइनफ्राइन। ठीक है, तो एपिनेफ्रिन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको तो एपाइनफ्राइन जो है इसको एड्रीनालिन कहते हैं, नोरएपाइनफ्राइन को नोरएड्रीनालिन भी कहते हैं। ठीक है, both these hormones are catecholamines, amino derivatives of catechol nucleus और dehydroxylated phenyl ring। कहते हैं जो ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, नोरएपाइनफ्राइन एंड एपाइनफ्राइन, जो दोनों जो हार्मोन्स हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। कैटेकोलामाइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अमाइनो डेरिवेटिव्स हैं कैटेकोल न्यूक्लियस के। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइंस। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, अमाइनो डेरिवेटिव्स हैं कैटेकोल न्यूक्लियस के। ठीक है, इसीलिए इनको कैटेकोलामाइंस बोलते हैं और इनको डिहाइड्रोक्सीलेटेड फिनाइल रिंग्स भी कहा जाता है और इनको डाईहाइड्रोक्सीलेटेड फिनाइल रिंग भी कहते हैं। अनदर नेम इज डाईहाइड्रोक्सीलेटेड फिनाइल रिंग और इट्स कॉल्ड अमाइनो डेरिवेटिव ऑफ कैटेकोल न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई द नेम इज कैटेकोलामाइन। ठीक है, तो नेक्स्ट है एपाइनफ्राइन इज methyl derivative of norepinephrine. Dopamine is another catecholamine produced as an intermediate during the synthesis of epinephrine. ठीक है, जो एपाइनफ्राइन है वो मिथाइल डेरिवेटिव है नोरएपाइनफ्राइन का। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है, नोरएपाइनफ्राइन में CH3 मिथाइल ग्रुप नहीं है, एपाइनफ्राइन में मिथाइल ग्रुप जो है वो होता है। ठीक है, इसलिए एपाइनफ्राइन जो है वो मिथाइल डेरिवेटिव है नोरएपाइनफ्राइन का। ठीक है, और सेकंड जो है डोपामिन, डोपामिन एक और अदर कैटेकोलामाइन, डोपामिन भी एक कैटेकोलामाइन है। ठीक है, डोपामिन भी एक कैटेकोलामाइन है जो कब प्रोड्यूस होता है, जब एपाइनफ्राइन का सिंथेसिस होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, हमारी बॉडी जब एपाइनफ्राइन को सिंथेसाइज करती है, ठीक है, ड्यूरिंग एपाइनफ्राइन के सिंथेसिस में मीडिएटर मतलब बीच में डोपामिन जो है वो प्रोड्यूस होता है, वो भी एक कैटेकोलामाइन है। ठीक है, तो नोरएपाइनफ्राइन एंड डोपामिन आर इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो नोरएपाइनफ्राइन है एंड डोपामिन है, ये दोनों नोरएपाइनफ्राइन एंड डोपामिन, दीज आर इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, यो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स को, यो हमारे ब्रेन में मैसेजेस को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, सिग्नल जो है हमारे ब्रेन के जो ट्रांसमिट होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो नोरएपाइनफ्राइन एंड डोपामिन जो हैं ये दोनों एक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन में और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है, मतलब इनको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन।
ठीक है। तो बेसिकली कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं? दीज आर अमाइनो डेरिवेटिव ऑफ कैटेकोल न्यूक्लियस। ठीक है, ये एड्रीनल मेडुला जो है हमारी एक्सटेंशन है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की, उसी में ही ये प्रोड्यूस होती हैं। 2 टाइप्स के हैं, एड्रीनालिन एंड नोर एड्रीनालिन। बीच में इसके दोनों के बीच जब इनकी सिंथेसिस होती है तो डोपामिन जो है वो भी बनता है, वो भी एक कैटेकोलामाइंस है। ठीक है, तो ये अपाइनफ्राइन, नोर अपाइनफ्राइन एंड डोपामिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ठीक है, तो ये आपने याद कर रहना है। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइंस, द अमाइनो एसिड टायरोसिन is a precursor of catecholamines. Catecholamines are produced in response to fight, fright and flight. These include the emergencies like shock, cold, fatigue, emotions, conditions such as anger. ठीक है, तो जो कैटेकोलामाइंस हैं ये बनते किससे हैं? ये अमाइनो एसिड से बनने स्टार्ट होते हैं। अमाइनो एसिड का नाम क्या है? टायरोसिन। टायरोसिन जो है वो इसका प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मतलब जिससे ये प्रोड्यूस होते हैं। हमारी बॉडी में कैटेकोलामाइंस जो हैं वो टायरोसिन से बनते हैं। टायरोसिन इसका प्रिकर्सर है। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है। कैटेकोलामाइन जब भी हमारी बॉडी में बनते हैं ये तब बनते हैं जब हमें डर लगता है, हमें कोई शॉक लग जाता है, हमें थकावट फील होती है, हमें कोई गुस्सा आता है, या फिर हम इमोशनल्स हो जाते हैं, या फिर हमें स्ट्रेस होता है। ठीक है, फाइट मतलब जब हम किसी के साथ लड़ते हैं हमें स्ट्रेस होता है, या फिर फ्राइट मतलब डर, फ्लाइट मतलब जब हमें किसी चीज़ से फोबिया हो जाए। ठीक है, तो फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट के टाइम ये कैटेकोलामाइंस जो हैं ये हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका सिंथेसिस देखेंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ एक तरफ OH लगा होता है, एक तरफ CH2CH लगा होता है। CH के एक तरफ NH3 लगाना है आपने, एक तरफ लगाना है COOH, क्योंकि ये एक अमाइनो एसिड है तो एक एंड पे अमाइनो ग्रुप होता है, एक एंड पे एसिड ग्रुप होता है। 2 कार्बन है इसमें, 2 कार्बन के साथ अमाइनो एंड एसिडिक ग्रुप लगे हुए हैं। 2 कार्बन फर्दर अटैच विद बेंजीन रिंग। ठीक है, ऑन द पैरा पोजिशन देयर इज OH ग्रुप इज प्रेजेंट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टायरोसिन। ठीक है, नेक्स्ट टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो क्या करता है? वो ऑक्सीजन जो है वो भी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। और क्या इन्वॉल्व है इसमें? H4 बायोप्रोटीन्स। H4 बायोप्रोटीन एंड ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। H4 बायोप्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं H2 बायोप्रोटीन्स में, और ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है वाटर में। ठीक है, और एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। तो हाइड्रोक्सिलेज है, ये क्या करेगा? एक OH ग्रुप जो है वो अटैच करवा देगा, क्योंकि इसके पास ये हाइड्रोक्सिलेज है तो ये क्या करेगा? एक OH ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा टायरोसिन के साथ। पहले यहाँ पे OH ग्रुप था, अब यहाँ पे भी एक ऐड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। इसका नाम क्या है? डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, DDPA। ठीक है, डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। ठीक है, तो डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन जो है वो बन जाएगा। कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक OH ग्रुप जो है, OH जो है वो ऐड हो गया है। ठीक है, तो डाई हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन जो है वो बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट एंजाइम जो है वो है एरोमेटिक अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, नेक्स्ट जो है जो एंजाइम इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में उसका नाम है एरोमेटिक अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो जो इसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, वो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, यहाँ पे देखिए ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये इसको डिक्रीज कर देगा, इसको एलिमिनेट कर देगा। दैट्स वाई एंजाइम नेम इज डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकाल देगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रही है रिएक्शन में से। एरोमेटिक अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज जो है वो क्या करेगा? वो इस CH2 पे जो COO नेगेटिव लगा था उसको CO2 बना के इवेपोरेट कर देगा।
ठीक है, सी कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाएगा, ठीक है, सी जो ये ग्रुप है, तभी यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रही है, क्योंकि एरोमेटिक अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेज ने जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसको CO2 बना के इवेपोरेट कर दिया, इसीलिए अब जो मॉलिक्यूल बना है उसके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम है डोपामिन। दिस इज डोपामिन। तो डोपामिन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है, अब डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा, ठीक है। डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज का मतलब है बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप ऐड करेगा ये एंजाइम। ये एंजाइम क्या करेगा, बीटा पोजीशन पे OH ग्रुप ऐड करेगा। यहाँ देखिए ये कार्बन अल्फा है, ये कार्बन बीटा है, तो बीटा पे एक और OH ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा। दैट्स वाई एंजाइम नेम इज डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। तो रिएक्शन में ऑक्सीजन जो है वो एंटर कर रही है और वाटर बन के निकल रही है, और दूसरा इसमें है विटामिन C, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड और एस्कॉर्बेट। इसके 3 नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड भी कह देते हैं इसको, विटामिन C भी कह देते हैं, एस्कॉर्बेट भी कह देते हैं। एस्कॉर्बेट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है डीहाइड्रो एस्कॉर्बेट, डीहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड, डीहाइड्रो विटामिन C, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, और एस्कॉर्बेट जो है कन्वर्टेड इनटू द डीहाइड्रो एस्कॉर्बेट, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन दिस इज डोपामिन बीटा हाइड्रोक्सिलेट। दैट्स व्हाई ऑन द बीटा पोजीशन हाइड्रोक्सी ग्रुप इज एडेड। द नेम ऑफ दिस molecule is norepinephrine. This is norepinephrine. This is noradrenaline. Another name is noradrenaline. The another or norepinephrine. Now the enzyme involved is phenylethanolamine N-methyl transferase. Phenylethanolamine N-methyl transferase, ठीक है। दिस इज द नेम ऑफ एंजाइम, एंड अनदर साइड एस एडिनोसाइल मिथोनिन कन्वर्ट इनटू द एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन, ठीक है। जो नोरेपाइनेफ्राइन जो यहाँ पे बना है हमारे, उसके ऊपर कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है, फिनाइल इथेनोलामाइन एंड मिथाइल ट्रांसफेरेज, एंड ऑन द अनदर साइड एस एडिनोसाइल मिथोनाइन कन्वर्टेड इनटू द एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन, ठीक है। देन जो नोरेपाइनेफ्राइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपाइनेफ्राइन में। अब हम देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए नोरेपाइनेफ्राइन एंड अपाइनेफ्राइन में सिर्फ एक ही फ़र्क है कि यहाँ पे N के साथ CH3 ग्रुप ऐड है और यहाँ पे N के साथ कोई CH3 ग्रुप नहीं, ठीक है। तो नोरेपाइनेफ्राइन एंड अपाइनेफ्राइन दोनों में क्या डिफरेंस है, नोर जो है वो उसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है, अपाइनेफ्राइन में मिथाइल ग्रुप है। तो वी कैन से दैट अपाइनेफ्राइन इज मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ नोरेपाइनेफ्राइन, ठीक है। अगर हम नोरेपाइनेफ्राइन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा दें तो वो बन जाता है अपाइनेफ्राइन। तो अपाइनेफ्राइन जो है दैट इज मिथाइलेटेड डेरिवेटिव ऑफ नोरेपाइनेफ्राइन, ठीक है। PLP ये रिएक्शन में इन्वॉल्व था एक जगह पे, ठीक है। तो उसका नाम जो है वो वहाँ पे लिख लेना, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। PLP जो है वो भी इन्वॉल्व होता है, पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है इसका नाम, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस, क्या है इसके सिग्निफिकेंस करेंगे अब हम। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज अपाइनेफ्राइन एंड नोरेपाइनेफ्राइन जनरली इंक्रीज द डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, synthesis of glucose, gluconeogenesis, and decrease in glycogen formation, glycogenesis. This increase blood glucose level which is available for the brain and other tissue to meet the energetics, ठीक है। तो आपको पता है ऑलरेडी वी डिस्कस्ड अबाउट दैट अपाइनेफ्राइन एंड नोरेपाइनेफ्राइन दोनों जो हार्मोन्स होते हैं ये हमारी बॉडी में तब रिलीज़ होते हैं जब हमें डर लगता है, हमें स्ट्रेस होता है, हम फोबिया में होते हैं, हम कोई इमोशनल एंगर गुस्सा करते हैं। तो जब हमें डर होता है, गुस्सा होता है, तो हमारा ब्रेन जो है वो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा होता है उस टाइम। जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत सोचता है ब्रेन।
तो उसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है उसके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो जब उसको बहुत सारा काम करना पड़ता है तो एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो एनर्जी हमें किससे मिलती है? ग्लूकोज से। इसीलिए हमारी बॉडी क्या करती है? ग्लूकोज बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है? ग्लूकोज का बनना। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है? जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो रखी है वो उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, सो दैट ब्रेन जो है उसको एनर्जी मिलती रहे। और प्रोसेस जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये क्या होता है? ये नॉन ग्लूकोज सोर्सेज से ग्लूकोज बनाना। ठीक है, नॉन ग्लूकोज सोर्सेज से ग्लूकोज बनाना। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका? जो एपाइनेफ्राइन एंड नोरएपाइनेफ्राइन दोनों हार्मोन्स हैं, ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज का सिंथेसिस इंक्रीज करते हैं। ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज कर देंगे, सो दैट ग्लाइकोजन जो है वो टूट के ग्लूकोज बना दें। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी इंक्रीज कर देंगे, सो दैट ग्लूकोज बन जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? हमारे जो ब्रेन है वो एनर्जी जो है वो यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट है, दीज हॉर्मोन्स कॉज लिपोलाइसिस इन द एडिपोज टिश्यू रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन फ्री फैटी एसिड इन ब्लड सर्कुलेशन विच आर एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड बाय द हार्ट एंड मसल एज फ्यूल सोर्सेज। अब हमारे जो मसल्स हैं उनको भी एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो मसल जो है वो एनर्जी कहाँ से लेते हैं? फैट से लेते हैं। तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं? जितनी भी हमारे मसल्स में एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, उसमें फ़ैट स्टोर होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हार्मोन्स क्या करते हैं? ये इस फैट का लिपोलाइसिस कर देते हैं। लिपोलाइसिस होता है लिपिड्स को तोड़ना। जो फैट है वो लिपिड्स की फॉर्म में स्टोर होती है हमारी बॉडी में, तो ये क्या करते हैं? इस लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके इस फैट को हमारे ब्लड में ले आते हैं, सो दैट हमारे मसल जो हैं वो इस फैट को यूज़ करके अपना एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ कर सके। ठीक है, क्योंकि हमारे मसल जो हैं उनको भी काम करना पड़ रहा है। काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, एनर्जी के लिए फ़ैट की ज़रूरत है। फैट जो है वो लिपिड फॉर्म में स्टोर है एडिपोज सेल्स में से, तो ये क्या करेंगे? लिपोलाइसिस, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके फैट को रिलीज़ करके ब्लड में ले आएंगे। तो ब्लड से जो मसल्स हैं हमारे वो फैट को लेके अपना एज ए फ्यूल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, कैटेकोलामाइन प्रिडोमिनेंटली एपाइनेफ्राइन इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन। कहते हैं जो कैटेकोलामाइंस हैं उसमें से मोस्टली एपाइनेफ्राइन, जो एपाइनेफ्राइन जो है वो क्या करता है? वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है और ऑक्सीजन कंजम्पशन को भी इंक्रीज़ करता है। ऐसा क्यों होता है? सो दैट जो हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो सके, इसलिए वो कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ कर देता है, सो दैट जो हार्ट है हमारा वो बहुत ज़्यादा ब्लड जो है वो पंप करे, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है वो बाहर जाए, और जो हमारे मसल्स हैं, ब्रेन है, उनके पास ज़्यादा अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पहुँचें, तभी हमारे जो मसल्स हैं वो ब्रेन है वो काम करेगा ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो ये ब्लड प्रेशर को, ऑक्सीजन लेवल को, कंजप्शन को भी इंक्रीज़ कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, दे कोज स्मूथ मसल रिलैक्सेशन इन ब्रोंकाई, जीआई ट्रैक्ट एंड ब्लड वेसल्स सप्लाइंग स्केलेटल मसल। ये हमारे स्मूथ मसल को रिलैक्स भी कर देते हैं ब्रोंकाइज में और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में और एंड द ब्लड वेसल्स। ठीक है, दे स्टिमुलेट स्मूथ मसल कंट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स सप्लाइंग स्किन एंड किडनी। जो स्किन एंड किडनी को हमारे जो ब्लड वेसल्स आती हैं ये उनकी कंट्रैक्शन कर देते हैं, सो दैट हमारी जो किडनी है उसके ऊपर ज़्यादा लोड ना पड़ जाए। ठीक है, लोड को ख़त्म करने के लिए ये स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कैटेकोलामाइंस इनहिबिट प्लेटलेट एग्रीगेशन। जो कैटेकोलामाइंस होते हैं ये हमारी बॉडी में प्लेटलेट की एग्रीगेशन को भी रोकते हैं, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को भी रोकते हैं। जो प्लेटलेट जो हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में। ठीक है, यहाँ पे तभी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि जब यहाँ से ब्लड जाता है तो ब्लड जो है वो नहीं जा पाता, तो हार्ट जो है वो अपना काम करना बंद कर देता है। तभी यहाँ पे स्टंट डाले जाते हैं। स्टंट्स जो डालते हैं ना, तो इसलिए डालते हैं क्योंकि प्लेटलेट जो है वो एग्रीगेट कर जाते हैं। तो कैटेकोलामाइन जो है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को
इनहिबिट भी करते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ कैटेकोलामाइंस। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में कैटेकोलामाइन का जो मेटाबॉलिज्म है वो कैसे होता है, ठीक है। तो कैटेकोलामाइन जो है उनको मेटाबॉलाइज करने के लिए 2 टाइप्स के एंजाइम जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट इज़ माओ, सेकंड इज़ कॉम्ट। माओ की फुल फॉर्म है मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज, कॉम्ट की फुल फॉर्म है कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। जो ये कॉम्ट है ये बहुत सारे टिश्यूज़ में पाया जाता है। तो कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं इसमें? माओ एंड कॉम्ट, मोनोमाइनो ऑक्सीडेज एंड कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। ये दोनों एंजाइम जो हैं वो कैटेकोलामाइंस के ऊपर एक्ट करके इसको कन्वर्ट कर देते हैं। एक कन्वर्ट हो जाएगा मेटानेफ्रिन में और एक है विनाइलिन मेंडालिक एसिड, ठीक है। तो 2 टाइप्स ऑफ जो एजेंट्स हैं वो बन रहे हैं। एक का नाम है मेटानेफ्रिन और सेकंड इज़ विनाइलाइल मेंडालिक एसिड, ठीक है। तो आपने याद कर लेना है कि जब माओ एंड कॉम्ट जो है वो कैटेकोलामाइंस के ऊपर एक्ट करते हैं, एक मेटानेफ्रिन बनता है, एक विनाइलाइल मेंडालिक एसिड बनता है, ठीक है। अब है अबनॉर्मैलिटीज़ ऑफ कैटेकोलामाइन प्रोडक्शन। अब जब कैटेकोलामाइन का प्रोडक्शन जो है वो अबनॉर्मल हो जाता है हमारी बॉडी में, प्रॉपर वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते, तब कौन कौन सी ऐसी अबनॉर्मैलिटीज़ हैं जिससे हमारे बॉडी में कैटेकोलामाइन का प्रोडक्शन जो है वो अबनॉर्मल हो जाता है। सबसे पहले है जो कैटेकोलामाइंस जो हैं वो कहाँ बनते हैं? एड्रीनल मेडुला से। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्रेन है इसमें एड्रीनल जो मेडुला होता है वहाँ पे ये सारे कैटेकोलामाइंस जो हैं वो बनते हैं। अब किसी को एड्रीनल मेडुला का कैंसर हो जाए, ट्यूमर हो जाए एड्रीनल मेडुला में, तो उससे क्या होगा, जो कैटेकोलामाइन का प्रोडक्शन है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। या तो बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, अबनॉर्मैलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ट्यूमर ऑफ एड्रीनल मेडुला। अगर किसी को एड्रीनल मेडुला का ट्यूमर हो जाए, कैंसर हो जाए, तो उसमें कैटेकोलामाइन का प्रोडक्शन जो है वो भी अबनॉर्मल हो जाता है। या तो वो बढ़ जाएगा या फिर वो कम हो जाएगा। क्योंकि कैटेकोलामाइन जो है वो एड्रीनल मेडुला में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रेशो ऑफ नोरएपिनेफ्राइन टू एपिनेफ्राइन, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में नोरएपिनेफ्राइन बहुत ज़्यादा बन गए या फिर एपिनेफ्राइन बहुत ज़्यादा बन गए, इससे भी हमारी बॉडी में कैटेकोलामाइन जो है वो अबनॉर्मलिटीज़ शो करने लग जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनमें से नोरएपिनेफ्राइन जो है, एपिनेफ्राइन जो है, इन दोनों में से एक भी अबनॉर्मल हो गया तो पूरा का पूरा कैटेकोलामाइन का सिस्टम जो है वो भी अबनॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो रेशो अगर इनकी चेंज हो जाती है तो भी हमारी बॉडी में कैटेकोलामाइंस की एबनॉर्मैलिटीज़ जो हैं वो होने लग जाती हैं। नेक्स्ट है इट्स कॉल्ड फिनोक्रोमोसाइटोमास एंड यूरिनरी VHA मेजरमेंट हेल्प्स इन द डायग्नोसिस ऑफ थायराइड डिजीज, दिस डिजीज इट्स कॉल्ड फिनोक्रोमोसाइटोमास यूरिनरी VHA, ओके। कहते हैं जब हमारी बॉडी में कैटेकोलामाइन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, ठीक है, आपके ब्लड में कैटेकोलामाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, ठीक है। आपका ब्लड है उसमें कैटेकोलामाइन बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उस डिज़ीज़ को क्या कहते हैं? मान लो आपके ब्लड में सी कैटेकोलामाइंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसको बोलते हैं फिनोक्रोमोसाइटोमास, ठीक है। जब आपके ब्लड में कैटेकोलामाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उस प्रॉब्लम को कहते हैं फिनोक्रोमोसाइटोमास, ठीक है। तो अगर किसी को फिनोक्रोमोसाइटोमास हो जाता है तो कैसे उसकी मेजरमेंट होती है, कैसे आप देखोगे कि इसको फिनोक्रोमोसाइटोमास हो गया है? क्योंकि उसके यूरिन में आपको जो हम ऊपर वैनिलिन मेंडालिक एसिड जो है, ठीक है, ये उसके यूरिन में इसका अमाउंट भी जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि उसके ब्लड में कैटेकोलामाइन बढ़ चुके हैं तो ब्लड में ये एंजाइम भी होते हैं, ये एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेंगे तो ये वैनिलिन मेंडालिक एसिड को बना देंगे, ठीक है। तो वैनिलिन मेंडालिक एसिड आपके यूरिन में से पास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अगर किसी के यूरिन में
वेनिलिन मेंडालिक एसिड जो है वो आता है, तो हम उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस पर्सन के ब्लड में कैटेकोलामाइंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसको फिनोक्रोमोसाइटोमास की प्रॉब्लम जो है वो हो गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट है डोपामिन एंड पार्किंसन डिजीज। ठीक है, अब डोपामिन क्या था, ये एक इंटरमीडिएट था। ठीक है, जब कैटेकोलामाइंस बनते हैं, अपाइनफ्राइन एंड नोर अपाइनफ्राइन दोनों बनते हैं, तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है डोपामिन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डोपामिन जो है वो उसके क्या एक्शंस हैं, अगर उसकी नॉर्मेलिटी हो जाए तो क्या हो जाता है। ठीक है, तो डोपामिन इज रिलीजिंग न्यूरॉन दैट एक्टिव ड्यूरिंग इमोशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, एडिक्टिव बिहेवियर, प्लेजरेबल एक्सपीरियंस एंड रेगुलेट मसल टोन। डोपामिन एक ऐसा न्यूरॉन है जो हमारी बॉडी में तब एक्टिव होता है जब आप इमोशनल होते हैं, आप एडिक्टिव होते हैं, आप खुश होते हैं, और आपकी जो मसल टोन है उसको भी रेगुलेट करता है ये। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि डोपामिन एक ऐसा न्यूरॉन है जब आप प्लेजरेबल मूड में होते हैं, एडिक्टिव बिहेवियर होता है आपका, या फिर आप किसी के साथ इमोशंस में हैं। ठीक है, तो उस टाइम जो डोपामिन है वो एक्टिव हो जाता है, और मोरओवर ये आपकी मसल टोन को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज़। पार्किंसन डिजीज़ क्या होती है? कॉमन डिसऑर्डर ऑफ एल्डर पीपल, 1% पॉपुलेशन ऑफ 60 ईयर। ठीक है, पार्किंसन डिजीज़ जो है ये कॉमन डिसऑर्डर है। आपने देखा होगा जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं पार्किंसन के, उनके हाथ पैर ऐसे कांपते रहते हैं। ठीक है, हाथ पैर जो हैं वो ऐसे कांपते रहते हैं, उसको पार्किंसन डिजीज़ कहते हैं। ये कॉमन है बहुत, ये एल्डर पीपल्स में होती है। 1% पॉपुलेशन जो है 60 डिग्री के अबव उसको ये डिजीज़ हो जाती है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है इसके? मसल रिजिडिटी, ट्रीमर्स, एक्सप्रेशनलेस फेस, इनवॉलंटरी मूवमेंट्स एट्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो मसल्स हैं वो रिजिड हो जाते हैं। ठीक है, जो मान लो जो बुजुर्ग होते हैं वो कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत धीरे धीरे काम करेंगे। अगर वो किसी चीज़ को पकड़ते हैं जो प्रॉपर पकड़ नहीं पाएंगे, उनके हैंड जो है अपने आप ही हिलते रहते हैं। ठीक है, उनका फेस जो है वो एक्सप्रेशन नहीं दे पाता प्रॉपर। ठीक है, तो अपने आप से मूवमेंट्स होती रहती हैं लेग्स की, है ना, फेस की। तो ऐसी मूवमेंट्स जो हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती रहती हैं। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो अपने कंट्रोल में ना हो। तो ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो पार्किंसन डिजीज़ के हैं। नेक्स्ट है, इट लिंक्ड विद डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ ब्रेन, दैट इज सबस्टेंशिया नाइग्रा एंड लॉज, पता नहीं ये क्या वर्ड है, आई डोंट नो, आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है कोई। तो लीडिंग टू इम्पेयरमेंट इन सिंथेसिस ऑफ डोपामिन। ठीक है, होता क्या है इसमें, देखो जो डोपामिन है दैट इज इंटरमीडिएट ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ अपाइनफ्राइन एंड नोरअपाइनफ्राइन। बट जब हमारे ब्रेन में डोपामिन जो है वो रिलीज होता है, बट हमारे ब्रेन में अगर कोई डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, कोई डिफेक्ट हो गया ब्रेन में, आपको कोई ट्यूमर हो गया, कोई आपकी सर्जरी हो गई, कोई आपको एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया आपको, ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो डोपामिन है उसका रिलीज जो है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपकी जो मसल टोन्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, आपकी मसल्स की जो नॉर्मेलिटी है वो स्टार्ट हो जाती हैं, आपके मसल जो है वो रिजिड हो जाएंगे क्योंकि डोपामिन जो है वो कम अमाउंट में रिलीज हो रहा है, तो आप प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पार्किंसन डिजीज़ होती क्या है, ये डोपामिन के कम रिलीज़ होने से होती है, क्योंकि इस डोपामिन का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, बिकॉज जो आपका ब्रेन है उसमें आपके ब्रेन में इम्पेयरमेंट हो जाती है। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है इसका? ट्रीटमेंट इसका ये है कि आपको बाहर से ऐसी ड्रग लेनी होती है जो आपके अंदर जाके डोपामिन का रिलीज बढ़ा दे। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोपा अलोंग विद कार्बिडोपा और
अल्फ़ा मिथाइल डोपा टू प्रिवेंट साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो आपको क्या दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए? ड्रग्स दी जाती हैं डोपा, जिसमें लीवोडोपा होता है और कार्बिडोपा होता है। ये अंदर जाके क्या करती हैं? ये अंदर जाके डोपामिन को रिलीज़ करवा देंगी और आपके बॉडी में डोपामिन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसन डिजीज़। नेक्स्ट जो है हम कैटाबॉलिज्म हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।